पैसा वसूल is brought to you by BSE's Investor Protection Fund. नमस्कार, पैसा वसूल की एक नई कड़ी में मैं करुणा आप सभी का स्वागत करती हूं। शो की शुरुआत करेंगे व्यय सेगमेंट से, जहां आज हम रूबरू होंगे एक ऐसे शख्स से जो अपने पिता की मौत के बाद अपने परिवार का सहारा बना। लेकिन उससे पहले इस हफ्ते की सुर्खियां। वायु प्रदूषण से सीधे तौर पर भारत के खाद्यान्न उत्पादन पर बुरा असर पड़ रहा है। देश में बढ़ते प्रदूषित कोहरे के कारण फसलों की संभावित उपज आधी रह गई है। सन 2010 में जितनी फसल संभावित थी, वायु प्रदूषण के चलते पैदावार उसकी 50% ही हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे 2 लाख रुपए से अधिक के चेक पर भुगतान करने से पहले खाता धारक को फोन पर अलर्ट करें या फिर मूल शाखा से संपर्क करें। वो चेक संबंधी धोखाधड़ी रोकने के लिए यह कदम उठा रहा है। शीर्ष शोध संस्थान आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD ने भारत के बारे में आर्थिक वृद्धि के अनुमान को कम कर दिया है। संस्थान ने इस साल भारत की आर्थिक वृद्धि दर 5.4% रहने का अनुमान जताया है। वैश्विक पुनरुद्धार की गति हल्की होने से अनुमान कम किया गया है। आइए मिलते हैं मनोज से और जानते हैं उनके सफर के बारे में हमारे संवाददाता संजीत कुमार के साथ। महाराष्ट्र के अकोला जिले के गांधीग्राम गांव के निवासी मनोज भुतड़ा का बचपन गांव में ही बीता। वहां से 12वीं तक की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने MBA करने की सोची। इसके लिए उन्हें घर से बाहर निकलना पड़ा। MBA करने के बाद वहां नौकरी की संभावना नहीं होने के कारण उनको मुंबई का रुख करना पड़ा। यहां पहुंचने पर मनोज को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। परेशानी तो सबसे पहले तो जॉब के लिए ही परेशानी था, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा नहीं हुआ। मेरे जो बॉस थे उन्होंने सीधा बैकग्राउंड पूछा तो वो हिसाब से उनको ठीक लगा, तो उन्होंने सीधा जॉब के लिए आने को बोला। फिर यहाँ पे तो रहने का प्रॉब्लम ज़्यादा मेन होता है, तो वो तो हमारे कंपनी के गेस्ट हाउस था तो वहीं हम लोग रहते थे। तभी खाने का मेन प्रॉब्लम आता था कि हमको शाम को बाहर खाना है या फिर टिफ़िन का खाना है। तभी सैलरी भी इतना नहीं मिलता था, तो थोड़ा खर्चा भी काफ़ी बॉम्बे के हिसाब से काफ़ी होता था, तो कुछ बचता नहीं था वो टाइम में। मनोज के पिता खुशहाल चंद भुतड़ा एक किराना व्यवसायी थे। बोन कैंसर की वजह से साल 2007 में उनका निधन हो गया। घर में बड़े होने के कारण मनोज के कंधों पर घर की जिम्मेदारियां आ गईं। इसे देखते हुए उन्होंने अपने छोटे भाई श्याम और मां प्रमिला को मुंबई बुला लिया। उसको लाने का रीज़न था कि पिताजी का डेथ हो गया था 2007, तो उसके बाद वहाँ पे कुछ खास उसके ग्रोथ के हिसाब से कुछ था नहीं। तो फिर मैंने इसे मेरे ऑफिस में ही सर से हमारे बात की, तो बोले ठीक है आप एक बार बुला लो तो रख लेते हैं। अपने पिता की मौत के बाद मनोज को वित्तीय समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और दोनों भाइयों ने धैर्य से काम लेते हुए उसका डटकर सामना किया। पिताजी का डेथ हुआ तो काफ़ी सारा उसमें भी उनके ट्रीटमेंट में भी काफ़ी सारा खर्चा हुआ, तो काफ़ी सारा लोन हो गया, मतलब रिलेटिव से आया, बैंक से भी था, काफ़ी सारा लोन था। उसके बाद फिर धीरे धीरे उसको यहाँ पे हमने दोनों भाइयों ने मिलकर उसको पे किया। मनोज की मां प्रमिला अपने दोनों बच्चों की तरक्की से काफ़ी खुश हैं, लेकिन उन्हें इस बात का दुख है कि उनके बड़े बेटे की शादी के वक्त मनोज के पिता इस दुनिया में नहीं थे। शाम तो ऐसा कई बार त्योहार आया, उसको जैसा पहले तक भैया की शादी हुई तो उस टाइम तो मेरे को बहुत रोना है। जैसा मनोज घोड़ी पे बैठा तो ऐसा लगता आज उसके पापा रहते थे तो कितना हरे मैं भी घोड़ी पूज पाती ना, नहीं तो उसके चाची को पूछना पड़ा। अपन भी भैया है, भैया को भी तिलक नहीं कर सकते हैं, ऐसे बेस में नहीं करते हमारे इसमें, जैसे मेरी बड़ी बेटी ने किया। तो फील तो बहुत होता है, लेकिन बच्चों के लिए बहुत पक्का मन के, लेकिन वो घोड़े पे बैठा फिर नहीं रोक पाई आंसू। फिर तो रोना ही रोना है। सब जने बोले आओ आरती घोल करने वारणी करने को, मिली अब नहीं, मेरे के नहीं होगा। मेरे को अच्छा संभाला। पहले तो मैं 5-6 महीने गांव में थी, 8-9 महीने। जैसे मेरे जेठ की डेट हो गई ना, तो फिर बोले कि अब हम तेरे को यहाँ नहीं रखेंगे। शादी के बाद मनोज अपनी पत्नी रुचि को अपने साथ मुंबई ले आए। यहाँ पहुँचने पर उन्हें कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ा। रुचि ने वकालत की पढ़ाई कर रखी है और वो एक अच्छा वकील बनना चाहती हैं। मेरा एजुकेशन LLB हो चुका है,
तो अभी तो फ़िलहाल हाउसवाइफ ही हूँ। आगे कुछ अच्छी प्रैक्टिस करना है और अच्छा लॉयर बनना है। मनोज एक कमोडिटी ट्रेडिंग कंपनी में काम करते हैं और उनका छोटा भाई भी इसी कंपनी में काम करता है। मनोज की तनख्वाह मासिक 30,000 रुपए है, जिसमें से खर्चे वगैरह काट कर वो 5,000 तक की बचत कर लेते हैं, जबकि उनके भाई को 15,000 रुपए मिलते हैं। उन्होंने कठिन मेहनत कर साल 2007 में एक फ्लैट भी खरीद लिया है और छोटे भाई के साथ मिलकर 2011 में एक और फ्लैट खरीदा। मैंने इसको 2007 में खरीदा है। तभी तो काफ़ी कम था, 11.5-12 लाख में मुझे गिरा था। अभी तो काफ़ी महंगा हो गया है। और सेम आगे भी एक 1 BHK मेरा और दूसरा खरीदा है छोटे भाई के लिए। मैंने ये घर 2007 में खरीदा था 11 लाख रुपए में। तभी 8 लाख का बैंक का लोन था, बाकी फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और कुछ सेविंग था, उससे मैनेज किया। मनोज ने अपने लिए 2 जीवन बीमा पॉलिसी ले रखी है, साथ ही कंपनी से उनको स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध है। उनके छोटे भाई श्याम ने 40-40 हजार रुपए की 2 जीवन बीमा पॉलिसीज ले रखी हैं। हाँ, मेरा खुद का 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज है। उसका मतलब एक मैंने 1 लाख का निकाला है, दूसरा 2 लाख का है। उसका साल का मैं 1 लाख वाले का 7,000 पे करता हूँ और 2 लाख वाले का 24,000 है। आखिर में मनोज हमारे एक्सपर्ट से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वो पूछने का था कि होम लोन को मैं कैसे जल्दी कम करूँ और आगे फाइनेंशियली मुझे रिटायरमेंट के बाद थोड़ा कैसे मैं उसको मैनेज करूँ अभी से। अब आइए लेते हैं मनोज की आर्थिक स्थिति पर हमारे एक्सपर्ट विवेक दमानी की राय। मनोज जी और श्याम जी से मैं यही कहना चाहूँगा, नंबर 1, पहले तो आप अपने एग्जिस्टिंग बैंकर या फिर किसी अन्य बैंक से बात कर लें। अगर इंटरेस्ट रेट कम हो सकता है तो वो ऑप्शन ज़रूर देखें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अगर 1 से 1.5% भी कम होता है तो आपकी जो लोन की तय सीमा अवधि है वह 1.5 से 3 साल के बीच में कम हो सकती है। नंबर 2, आप जैसा कि आपने अपने कैश फ्लोज बताए हैं, आप उसमें से अगर 2,000 रुपये हर महीने एक किसी लिक्विड फंड के अंदर सेव करें और हर साल आंशिक पेमेंट अपने लोन का करते रहें तो डेफिनेटली आपके जो सीमा अवधि है लोन की वह 3 से 4 साल और कम हो सकती है। मनोज जी, आप जो 3,000 रुपये सेव कर रहे हैं, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप उसको किसी अच्छे फंड के अंदर निवेश करें और वेल्थ क्रिएशन की तरफ सोचें। देखिए, सेविंग्स अच्छी चीज़ है, लेकिन सेविंग से ज़्यादा बेटर है आप वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसे को किसी अच्छे फंड के अंदर किसी अच्छी जगह पे निवेश करें। लॉन्ग टर्म में इससे आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा और यही पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए भी काम आएगा। मनोज जी और श्याम जी, आप दोनों ने लोन लिए हुए हैं, इनके सामने आपकी टर्म इंश्योरेंस नहीं है। ऑल्दो आपके पास में पॉलिसीज़ हैं, लेकिन पॉलिसीज़ का कवरेज बहुत कम है। इनफैक्ट मैं यह बोलना चाहूँगा कि आप अपने टर्म इंश्योरेंस को ज़रूर देखें, जिसके अंदर आपका लोन कवरेज भी हो और फैमिली को भी एक सिक्योरिटी मिले। तीसरा, कंटिजेंसी प्लान आप देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रोवाइडेड है। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप हेल्थ इंश्योरेंस अपने पर्सनल लेवल पे भी देखें। ये तीनों चारों चीज़ें प्लान में अगर थोड़े से योजनाबद्ध तरीके से हम आगे बढ़ें तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एक कॉशन भी है कि आप लोन प्रीपेमेंट में इतने ज़्यादा मत उलझ जाइएगा कि आप अपने बाकी के गोल्स भूल जाएं। पीपीएफ में जो आपकी सेविंग है वह सही है, आप उसको कंटिन्यू रखिए। आपकी जो एंडोमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये श्याम जी के लिए भी है और मनोज जी के लिए भी, आप दोनों अपनी एंडोमेंट पॉलिसीज़ को रिव्यू कीजिए। आपका लगभग 3,000 रुपये महीने का दोनों का मिला के इंश्योरेंस के ऊपर एंडोमेंट पॉलिसीज़ में जा रहा है, जहाँ पे रिटर्न्स बहुत कम होते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपने लोन के लिए बोला कि आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए, आप इन पॉलिसी को रिव्यू कीजिए। अगर आप इनको पेड अप करवा सकते हैं तो पेड अप करवाइए और ये जो पैसा है इसको भी आप निवेश कीजिए, ताकि आपके फैमिली के हिसाब से और आपके जो फ्यूचर गोल्स हैं उनके हिसाब से आप एक अच्छी सेविंग्स कर सकें और आगे जाके आपको दिक्कतें नहीं आए। अगर आप भी हमारे व्यय सेगमेंट का हिस्सा बनना चाहते हैं या अपनी आर्थिक समस्याओं पर हमारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेना चाहते हैं तो हमें ज़रूर ईमेल करें। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। अब वक्त है शो के पहले ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल।
India's most trusted exchange. BSE. Experience the new. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Trade on the fastest exchange in India. BSE. Experience the new. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. India's fastest exchange. BSE. Experience the new. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। बैंक फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जिसे निवेश का एक सुरक्षित माध्यम माना जाता है। फिक्स्ड डिपॉजिट के तहत एक और विकल्प है कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट। हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ आइए देखते हैं बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट और कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट के बीच एक तुलनात्मक अध्ययन। बैंक के फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरह एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट है जो प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स एक निश्चित अवधि के लिए नियमित आय अर्जित करने के माध्यम होते हैं। कंपनी एफडीज आपको एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफर करती है, जैसे बैंक एफडीज करती हैं। और कंपनी एफडीज में भी ऑप्शन होते हैं कि अगर आप एक रेगुलर इनकम चाहते हो तो हर महीने हो गया या हर 3 महीने हो गया, 6 महीने हो गया या साल में एक बार हो गया, आपको इंटरेस्ट मिलता है। या अगर आप रेगुलर इनकम नहीं चाहते तो आप जब आपकी एफडी मैच्योर होती है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट साथ में भी ले सकते हैं। कंपनी एफडीज़ कंपनीज एक्ट के तहत आती हैं अंडर सेक्शन 58A। तो एक आम निवेशक को सिक्योरिटी रहती है कि मेरा पैसा एक रेगुलेटेड इंस्ट्रूमेंट में निवेश हो रहा है। बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट्स की तरह ही कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स के प्रिंसिपल अमाउंट को परिपक्वता यानी मैच्योरिटी से पहले निकाला जा सकता है, लेकिन ऐसा करने पे इंटरेस्ट रेट में पेनल्टी लग सकती है। बैंक एफडी की तुलना में कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट्स का इंटरेस्ट रेट ज्यादा होता है। बैंक एफडीज और कंपनी एफडीज का मेन फ़र्क ये होता है कि बैंक एफडीज जो होती हैं उसमें ब्याज दर आज की तारीख में अगर आप ले लो तो 8 से 9% के बीच में आपको उसका इंटरेस्ट रेट है, जबकि कंपनी एफडीज जो होती हैं तो उसका ब्याज दर जो होता है तकरीबन 9 से 11 साढ़े 11% तक हो सकता है। कल उठ के अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई तो आपका पैसा वहाँ पे श्योरली एट रिस्क है, तो वो पैसा आपको प्रिंसिपल के साथ मिलना बहुत टाइम भी लग सकता है या नहीं भी आ सकता है। दूसरा, कोई कंपनी बाय चांस आपके प्रिंसिपल अमाउंट या उसके इंटरेस्ट में डेफर भी हो जाती है या इंटरेस्ट आपको लेट भी पे करती है, तो आपको वो रिस्क भी रहता है जो हम कहते हैं क्रेडिट रिस्क, या हो जाता है रीपेमेंट रिस्क, जबकि बैंक एफडीज में ये सारी चीज़ें नहीं होती। कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट चुनने के कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कंपनीज की रेटिंग जिन्हें क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसी जारी करती हैं, और कंपनीज के धन अर्जित करने का उद्देश्य। जो कंपनियों को समझो आप ए रेटिंग मिलती है तो उनके जो ब्याज दर दिए जाते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं,
और जैसे ही उसकी रेटिंग बढ़ती है, जैसे ए से लेकर आप AA ले लो, तो उसके ब्याज दर थोड़े घटते जाते हैं। AAA रेटिंग जो होती है इज़ गिवन टू वेरी वेरी गुड और स्टेबल जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनको AAA रेटिंग दी जाती है। ये भी ज़रूरी है जानना कि आप उसके पेपर्स अगर पढ़ो निवेश करने के पहले कि ये FD से वो उसके पैसे कहाँ यूटिलाइज़ करेगी कंपनी, क्या वो नए प्रोजेक्ट्स डाल रही है, क्या वो अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ा रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि वो शायद अपने पुराने डेट्स रीपे करना चाहती हो। अगर वो सिनेरियो है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। तो हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा पैसा जो हम कंपनीज़ को दे रहे हैं वो किस काम के लिए आगे जा रहा है। आपके रिस्क प्रोफाइल के अनुसार कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट को आप अपने फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो के 15 से 20% तक का हिस्सा बना सकते हैं। आजकल लोग अपनी जरूरतों के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी सामान क्रेडिट कार्ड पर खरीद लेते हैं और कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। लोन के चक्रव्यूह से अगर बचना है तो क्या करना चाहिए, बता रहे हैं हमारे एक्सपर्ट पंकज मठपाल। आजकल क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन का चलन बहुत बढ़ता जा रहा है। अक्सर लोग ये जाने बिना कि वो कितना पैसा चुका सकते हैं हमेशा एक लोन ले लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड पर खर्चा कर देते हैं। स्पेशली यंग जनरेशन में आजकल क्योंकि बहुत नए नए गैजेट्स आ रहे हैं मार्केट में, तो ये देख के हमेशा एक इच्छा होती है कि अपने पास भी इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। और हमेशा ये होता है कि अगर क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो लोग सोचते भी नहीं हैं कि क्या मुझे इसकी ज़रूरत है या नहीं है। बस जैसे ही कोई ऑफ़र आया हमेशा अपने क्रेडिट कार्ड को स्वाइप किया और वो चीज़ खरीद ली। बट कई बार ये हो जाता है कि उसका रिपेमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहली बात तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आपकी ज़रूरत क्या है। दूसरी बात ये है कि अगर ज़रूरत भी है तो जितना आप लोन ले रहे हैं या फिर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या आप समय पर उसका भुगतान कर पाएंगे। और अगर आपने गलती से ऐसा कर दिया है कि बिना किसी कैलकुलेशन के आप इसमें फंस गए हैं, आप क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग काफ़ी ज़्यादा है आपके ऊपर, तो आपको फिर प्लानिंग करनी होगी कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। क्योंकि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड ये सब अनसिक्योर्ड लोन हैं, इनके ऊपर जो आपका ब्याज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए आपको देखना होगा कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, कुछ प्लानिंग करनी होगी। उदाहरण के तौर पर यदि आपके क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग ज़्यादा है और आपको उस पर इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आप उसको पर्सनल लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर्सनल लोन का जो ब्याज है वो क्रेडिट कार्ड के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी EMI बन जाएगी, हर महीने आपको मालूम होगा कि आपको कितना चुकाना है और इस तरह से आप उससे बाहर निकल सकते हैं। लोन दो तरह के होते हैं। एक लोन आप समझ सकते हैं कि अच्छा है, दूसरा ये होता है कि जो आपको अवॉइड करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि आप घर खरीदने के लिए लोन लेते हैं तो उसमें अच्छा ये होता है कि समय के साथ साथ घर की कीमत बढ़ती जाती है। तो अगर आप लोन का ब्याज चुका रहे हैं लेकिन समय के साथ में उसकी घर की वैल्यू भी बढ़ जाती है, तो आपको नुकसान ज़्यादा नहीं होता है। साथ ही उस घर में आप रहते हैं तो आपका रेंट बचता है। तीसरी बात, यदि आप उस घर को किराए पर देते हैं तो किराए के रूप में भी आपकी आमदनी होती है। लेकिन यही अगर बात करूं कि आप कार लेने के लिए लोन ले रहे हैं, तो उदाहरण के तौर पे आपने 5 लाख की कार ली, उसके ऊपर लोन लिया। आप अगर 5 साल में पूरी कीमत को कैलकुलेट करेंगे तो हो सकता है आप 7 साढ़े 7 लाख आपका टोटल कॉस्ट हो जाएगी। और उस कार को अगर आप बेचने जाते हैं तो आपको 2-2.5 लाख रुपया मिलेगा। इसके लिए आपको देखना चाहिए कि जो एप्रिसिएबल एसेट्स हैं वहाँ पर लोन लेना एक समझदारी की बात हो सकती है। लेकिन इस तरह के लोन लेना कि आप अच्छे गैजेट के लिए, विदेश घूमने के लिए, लग्जरी कार के लिए, और फिर आप उसको समय पर चुका नहीं पाते हैं या फिर समय के साथ साथ उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ती है, तो उस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद पेश करेंगे हमारा दूसरा सेगमेंट आय, जहां आज हम आपको मिलाएंगे 3D प्रिंटिंग से जुड़े 3 उद्यमियों से। देखते रहिए पैसा वसूल। Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come,
Feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. मैं हूं सूर्यदेव। एक बात पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अब तुम आज के NAV पर म्यूचुअल फंड खरीद सकते हो। मेरे ढलने से पहले का NAV। BSE Star Mutual Fund Platform, punctual like the sun. India's most technologically advanced exchange, BSE. Experience the new. वेलकम बैक। हालांकि 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सन 1900 दशक के आसपास आ गई थी, लेकिन सन 2010 में ही ये व्यावसायिक रूप में उपलब्ध हुई। जैसे जैसे इसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी, कई लोग 3D प्रिंटिंग की टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए इसे व्यवसाय में तब्दील करने लगे। ऐसे ही हैं 3 युवा उद्यमी जिन्होंने 3D प्रिंटिंग के बिजनेस को अपनाया। हमारी संवाददाता गरिमा दास की इस रिपोर्ट के जरिए आइए जानते हैं इनके सफर के बारे में। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जो आजकल हर क्षेत्र में इस्तेमाल हो रही है, जैसे कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, फैशन इत्यादि। 3D प्रिंटिंग का व्यवसाय भारत में काफी जोर पकड़ रहा है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देख सागर, समकित और सोहराब ने इस क्षेत्र में साल 2012 में कदम रखा। 3D प्रिंटिंग एक ऐसी तकनीक है जिसमें क्या होता है कि आपका एक डिज़ाइन होता है, कैड डिज़ाइन। वो कैड डिज़ाइन कंप्यूटर में डालते हैं, जो डिजिटली प्रोसेस डिज़ाइन होती है। जो डिज़ाइन अभी कंप्यूटर में डालेंगे, जो आपका पुराने ज़माने का जो 2D प्रिंटिंग होता था कि आप प्रिंट करते थे तो आपका प्रिंट बाहर आता था, वैसे ही ये डिज़ाइन डालने के बाद जब भी हम प्रिंट करते हैं तो वो लेयर बाय लेयर मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड इट विल डिपॉजिट, मतलब एवरी लेयर विल बी डिपॉजिटेड ऑन ईच अदर, और उसके बाद वो पूरा प्रोसेस, पूरा वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो इट्स बेसिकली एक नया तकनीक है टू मेक प्रोडक्ट्स विदाउट अ मोल्ड, विदाउट यूजिंग अ मोल्ड। हम बैठ के हमेशा ब्रेनस्टॉर्म करते थे अलग अलग बिजनेस के लिए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कौन से बिजनेस में ये है। सो हम लोग ने काफ़ी सारा सोचा था कि ये बिज़नेस है अलग, पर हमको सबसे बेस्ट चीज़ हम लोग को 3D प्रिंटिंग लगी। तो हम लोग ने 3D प्रिंटिंग में वेंचर किया, लोगों को मिले, लोगों के अपॉर्चुनिटीज़ पूछे, एप्लीकेशंस क्या क्या थे वो जाने, एंड तभी हम लोग ने अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए थे। इस क्षेत्र के बारे में लोगों में जागरूकता सिर्फ 2 से 5% है। इसमें काफी चुनौतियां भी हैं। सबसे पहली चैलेंज है अवेयरनेस की, कि लोग अभी तक इतने अवेयर नहीं है कि हाउ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी वर्क्स, और दूसरा उनको लगता है कि 3D प्रिंटिंग बहुत एक्सपेंसिव है। जिनको भी पता है अवेयर, मतलब जो लोग अवेयर है इसके बारे में, वो लोग को भी लगता है कि ये बहुत कॉस्टली अफेयर है, पर वो लोग ये नहीं समझते कि पीछे से जब वो डाई बना के या मोल्ड बना के जब इसका प्रोडक्शन करेंगे और वहाँ पर कुछ गलती हो गई तो आपको ज़्यादा नुकसान होगा। वीज़ा भी आपको पहले ही अगर प्रोडक्ट को टेस्ट करना है, कैसा दिख रहा है, क्या दिख रहा है, कुछ भी चेंजेस करना है, मॉडिफिकेशन करना है, तो काफ़ी ईजी होता है 3D प्रिंटिंग में। सेकेंड चैलेंज ये है कि अपार्ट फ्रॉम द डेस्कटॉप प्रिंटर, जो छोटे वाले प्रिंटर्स है जो $500 में या वैसे मिल जाते हैं, उसके अलावा जो दूसरे सारे प्रिंटर्स है वो बहुत एक्सपेंसिव है। और एक्चुअल में जो प्रोडक्शन क्वालिटी चाहिए मार्केट में इंजीनियरिंग कंपनीज़ को और ये जो हैवी वेट कंपनीज़ को, वो प्रोडक्शन क्वालिटी प्रिंटर्स चाहिए नेचुरली, तो वो अभी बहुत एक्सपेंसिव है, तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है ये। और तीसरी चैलेंज मैं बोलूँगा ये है कि इसमें राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज़ मिलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, और यही वजह से हम लोग ने भी जब शुरू किया तो हमने खुद ही इसके अंदर एक्सप्लोर किया। पहले तो 1-1.5 साल तक हम लोग खुद ही ये ऑपरेट करते थे, खुद ही सीखते थे, खुद ही करते थे, और फिर अभी हम लोग धीरे धीरे करके एम्प्लॉयज़ को हायर करके अभी उनको ट्रेन करते हैं। आज डिजाइनिंग से लेकर मॉडलिंग, प्रोटोटाइपिंग तक 3D प्रिंटिंग की रफ्तार बढ़ रही है और भविष्य में कंज्यूमर और इंडस्ट्रियल ग्रोथ की भी संभावना है। बेसिकली अगर आप प्रोडक्ट मार्केट में लाते हैं 2 साल लगते हैं आपको, तो विद द यूज़ ऑफ 3D प्रिंटिंग यू कैन कट इट टू अराउंड 6 months to 8 months का लीड टाइम। सो आप ज़्यादा जल्दी मार्केट में आ सकते हो, ज़्यादा जल्दी नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, जैसे अभी प्रोडक्ट डिज़ाइन है, कंसेप्ट डिज़ाइन है, आर्किटेक्चरल फील्ड है, मेडिकल में भी एक अलग सा मार्केट है। विद द यूज़ ऑफ 3D प्रिंटिंग व्हाट दे कैन डू इज़ कि अगर सपोज स्कल की सर्जरी है तो हम आपको डमी स्कल एक प्रिंट कर सकते हैं आप ही की साइज़ का। सो व्हाट डॉक्टर कैन डू इज़ ही कैन ऑपरेट ऑन द डमी स्कल और फिर वो एक्चुअल सर्जरी में जा सकते हैं। कंज्यूमर साइड पे मैं बोलूँ, सपोज फ्यूचर में आपका मोबाइल है, उसका आपको कवर चाहिए,
तो लोग क्या करेंगे कि आप डिज़ाइन बाय कर लेंगे, आपके पास मटेरियल खुद पे है, 3D प्रिंटर घर पे है, यू जस्ट प्रिंट ऑन 3D प्रिंटर और वो यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। सो दिस इज ग्रोथ ऑन द कंज्यूमर साइड। एंड ऑन इंडस्ट्रियल साइड ऑब्वियसली जैसे जैसे इसकी अवेयरनेस बढ़ेगी वैसे वैसे मोर पीपल विल ट्राई एंड यूज़ 3D प्रिंटिंग इन मच मोर बेटर वे, सो दैट उनका टर्न अराउंड टाइम और उनका जो प्रोडक्ट लॉन्च का जो लीड टाइम है वो कम हो सके। जब हम लोग ने जो 500 से स्केल की जो मॉडल्स बनाते हैं तभी हम लोग हाथ से बनाते तो 4 से 5 दिन एक मॉडल के लिए लग जाता है, लेकिन जब हम लोग ने 3D प्रिंटिंग यूज़ किया तो हम लोग का 50 बिल्डिंग 2 से 3 दिन में हम लोग को पूरा का पूरा मिल जाते हैं। जहां ये क्षेत्र एंटरप्रेन्योरियल वेंचर बन गए हैं, वहीं ये रोजगार के रास्ते भी खोल रहे हैं। आज कोई भी ये बिजनेस 4-5 लाख रुपए से शुरू कर सकता है। जैसे जैसे इंडस्ट्री आ रही है वैसे वैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। और 3D प्रिंटिंग में दूसरी चीज़ ये है कि भले मशीन है, पूरा सब कुछ मशीन ही करता है, बट स्टिल देयर विल बी सम काइंड ऑफ ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन एफर्ट रिक्वायर्ड टू एनहांस दैट पर्टिकुलर आउटपुट। उसको आउटपुट को बेटर करने के लिए थोड़ा बहुत ह्यूमन एफर्ट लगता ही है, थोड़ा कहीं क्लीनिंग में लगता है पार्ट्स का, कहीं कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग करना पड़ता है, तो वो ह्यूमन एफर्ट लगने ही वाला है, तो उसकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने ही वाली है। 3D प्रिंटिंग की इंडस्ट्री काफी नई है, इसलिए इंडस्ट्री से जुड़े कंपनियों को मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए समकित, सोहराब और सागर कॉलेजेस और कंपनियों में जाकर सेमिनार्स करते हैं। जो टेक्निकल एरियाज है, जो टेक्निकल इंडस्ट्रीज़ है, उन्हें पता है दूसरी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में और 3D प्रिंटिंग के बारे में, तो उन्हें रिलेट करना आसान है कि 3D प्रिंटिंग उनके लिए क्या कर सकता है। बट जो रिटेल सेगमेंट है, जो इंडिविजुअल्स है जिन्हें कुछ आइडिया नहीं है कि ट्रेडिशनल प्रोडक्ट बनते कैसे हैं, उनको समझना और मुश्किल हो जाएगा कि ये चीज़ कैसे, ये चीज़ में डिफरेंस क्या है। जब उनको ये समझ आएगा तब इसका एक्चुअल पोटेंशियल जो है वो एक्चुअली यूज़ हो पाएगा। तो अगले 15 साल में जो बच्चे हैं अभी, जो स्टूडेंट्स हैं अभी, जो अभी एंटर होने वाले फील्ड में, वो लोग अगले 15 साल में ये इंडस्ट्री का कैसे गाइड करेंगे, वो एरिया बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बाद में किसी भी प्रकार की कानूनी दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए अपनी कंपनी खोलने से पहले कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य है। लाइसेंस स्टार्टिंग में ही लेने इम्पोर्टेंस है। शॉप एस्टैब्लिशमेंट्स जो भी अलग अलग जगहों पे नियम होते हैं उनका रजिस्ट्रेशन करना, उनके सर्टिफिकेट्स लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बच्चों से लेकर इंडस्ट्री, आज 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल हर कोई कर सकता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो अभी भी इस क्षेत्र में एक्सप्लोर होनी बाकी है। इस क्षेत्र में कदम रखने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना जरूरी है और नए नए आइडियाज डेवलप करने की क्षमता होनी चाहिए। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स पर एक रिपोर्ट। देखते रहिए पैसा वसूल। The new mobile app from BSC. Now take BSC wherever you go. BSC CDX, powered by Bolt Plus. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSC since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSC and pay 99% less. BSC, experience the new. Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSC Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पैसा वसूल। ELSS यानी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम एक डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड है जहां ज्यादातर कोष इक्विटी में निवेश किया जाता है। ELSS से जुड़ी कुछ और जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता गरिमा दास। ELSS इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स म्यूचुअल फंड का एक प्रोडक्ट है। ये एक इक्विटी ओरिएंटेड प्रोडक्ट है जहां कुल फंड का 65% हिस्सा इक्विटी में निवेश किया जाता है और बाकी डेट में। सेक्शन 80C के तहत इसमें आपको टैक्स डिडक्शन भी मिलता है। 80C एक इंस्ट्रूमेंट है जहां काफ़ी चॉइसेस है।
आप इन्वेस्ट कर सकते हो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड में। आपके बच्चे 2 बच्चे की ट्यूशन भी आप डिडक्शन में ले सकते हो, या आपकी होम लोन है तो उसकी प्रिंसिपल रीपेमेंट भी आप ATC के ज़रिए टैक्स डिडक्शन ले सकते हो, जिसकी लिमिट है 1,50,000 रुपीज़ पर ईयर। आप ऑनलाइन भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ को पे डाउनलोड सेक्शन है उनकी ही साइट पे, जहां आप डायरेक्टली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं आपके पास एक फोलियो हो तो। अदरवाइज़ आप डाउनलोड सेक्शन पे जाके उसका फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कैम्स या कंपनी के ऑफिस में जाके एप्लीकेशन भर सकते हैं। KYC और करना ज़रूरी है इस ELSS ऑप्शन में। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत है और दूसरा आपको KYC एक्नॉलेजमेंट भी चाहिए। PPF, NSC या FD से तुलना की जाए तो ELSS की लॉक इन पीरियड कम है। ELSS की लॉक इन पीरियड सिर्फ 3 साल होती है, जबकि PPF की 15 साल, NSC की 6 साल और बैंक FDs की 5 साल। इसके अलावा ELSS के कई फायदे हैं। जानकारों का मानना है कि ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी देते हैं। बिकॉज आप इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड कर रहे हो तो चांसेस है कि आपकी इंटरेस्ट या डिविडेंड या कैपिटल अप्रिसिएशन फिक्स्ड इनकम से ज़्यादा हो। जैसे आपको बिटवीन 8 to 9% फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट में आज मिल रहा है, इधर फिक्स्ड डिपॉजिट देखिए या NSC या PPF। तो इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में हम कोशिश करते हैं इक्विटीज़ के ज़रिए कि उससे ज़्यादा आपको कैपिटल अप्रिसिएशन हो। जैसे आज की तारीख में कैपिटल कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 7 to 9% की रेंज में है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि आपकी इंटरेस्ट उससे तो ज़्यादा हो तो आप इन्फ्लेशन को बीट कर सके। तो वही एक ज़रिए है, बिकॉज इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करें और आपको ज़्यादा इंटरेस्ट या कैपिटल अप्रिसिएशन की पॉसिबिलिटी है। मेरी राय है कि ELSS में कम रिस्क है, क्योंकि 3 साल तक सभी इन्वेस्टर यही प्रोडक्ट में इन्वेस्टेड है, तो उस पर रिडेम्पशन प्रेशर्स कम है और फंड मैनेजर जो भी कॉल लेगा वो 3 साल की आउटलुक पे लेगा। तो बिकॉज कि आप रिडीम नहीं कर सकते हो और प्रेशर नहीं है इन्वेस्टमेंट आना या जाना या निकलना, उसी वजह है कि इनफैक्ट ELSS की रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हुए हैं। बाजार में कई स्कीम्स होती हैं। आप न्यूज़पेपर, इंटरनेट आदि के जरिए इन स्कीम्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। ELSS में निवेश से पहले कुछ बातों का जरूर ख्याल रखें। फंड मैनेजर भी देखिए, कौन सा फंड मैनेजर है, उसकी ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है इस फ़ंड की, वो भी आप कंपैरिजन में लीजिए। ये फ़ंड मार्केट में कितने साल तक चल रहा है, उसने 5 साल कंप्लीट किए हैं, 10 साल कंप्लीट किए हैं, और आप पास रिटर्न्स देखिए तो आप 3 साल के देखिए, 5 साल के देखिए, 10 साल के देखिए, 15 साल के देखिए। तो ऐसे आपको आप खुद गेट्स कर सकेंगे कि कौन सी अच्छी स्कीम है जो लॉन्गर रनिंग है, जो रिटर्न्स डिलीवरी की है पास्ट में, और आगे जाके ईच फंड मैनेजर एक अपने मैंडेट कहेगा। आप पोर्टफोलियो भी देख सकते हैं, फैक्ट शीट भी देख सकते हैं, तो आपको लगे कि ये कंपनीज़ अच्छी है, वेल नोन कंपनीज़ है, आपने एक कंपनीज़ के बारे में सुना है, तो ऐसे ही आप खुद चुन सकते हैं कौन सी ELSS स्कीम बेस्ट है आपके लिए। ELSS में निवेश करने के लिए कोई आयु सीमा नहीं होती। अगर इक्विटी में पहली बार निवेश करना हो तो ELSS में निवेश करना सही विकल्प माना जाता है। शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने वाले लोग वार मार्जिन और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन के बारे में सुनते होंगे। क्या होते हैं ये मार्जिन, देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। सेटलमेंट गारंटी क्या होता है? अगर आपने BSE लिमिटेड पे शेयर्स बेचा है तो ICCL ये ख्याल रखता है कि आपको उसकी कीमत मिले। ICCL सेटलमेंट गारंटी देता है, इसलिए मार्जिन लेता है। तरह तरह के मार्जिन जो है वो है वैल्यू एट रिस्क मार्जिन, जिसे वार कहते हैं, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन जिसे ELM कहते हैं, मार्क टू मार्केट मार्जिन जिसे M2M मार्जिन कहते हैं। ICCL के पास एक बहुत ही अच्छा रिस्क मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो ये सारे मार्जिन कंप्यूट करता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वार क्या होता है। अगर किसी शेयर का वार 100 रुपया है, इसका मतलब ये होता है कि 99%
संभावना ये है कि वो स्टॉक का नुकसान 100 रुपया हो सकता है और 1% संभावना ये है कि वो स्टॉक का नुकसान 100 के ऊपर हो सकता है। इस ज़्यादा नुकसान को संभालने के लिए ICCL आपसे एक्सट्रीम लॉस मार्जिन लेता है। ICCL क्लाइंट स्तर पर मार्जिन लेता है। जैसे ही क्लाइंट ट्रेड करता है, ICCL का रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम वैल्यू एट रिस्क मार्जिन और एक्सट्रीम लॉस मार्जिन आपसे लेता है। दिन के ट्रेडिंग ख़त्म होने के बाद ICCL हर ट्रेड को क्लोजिंग प्राइस से तुलना करता है और जो नुकसान होता है उसे मार्क टू मार्केट लॉस के नाम से लेता है। सेटलमेंट T+2 का होता है। फंड्स पेन, सिक्योरिटीज पेन पूरा होने के बाद ICCL ये मार्जिन रिलीज करता है। जिस तरह कहीं घूमने जाने से पहले आप उसकी तैयारी करते हैं, उसी तरह जिंदगी के सफर को आसान और सुखद बनाने के लिए सही तरीके से फाइनेंशियल तैयारी करनी बहुत जरूरी है। देखिए इस पर एक फीचर। पवन, 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 मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुमने इस घर से बाहर कदम निकाला तो इस घर में दोबारा नहीं आ पाओगे। थैंक यू पापा, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी ये घर हमेशा के लिए छोड़ना चाहता हूँ। सोच लो, एक बार बाहर गए तो ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। पवन, तू फिर से पिकनिक जा रहा है? नहीं दादाजी, मैं आज बहुत लंबे सफर को जा रहा हूँ। क्या? मुझसे पहले? पिताजी ये घर छोड़कर जा रहा है हमेशा के लिए। किसके लिए? हमेशा के लिए? छी छी छी, क्या क्या नाम रखते हैं आजकल लड़कियों के। हमेशा। अरे लड़की का नाम नहीं है ये, सदा के लिए घर छोड़कर जा रहा है, भाग रहा है ये घर से। क्यों? उसी से पूछिए। क्यों बेटे? दादाजी अब मैं खुद कमाता हूँ, इनके पॉकेट मनी पर नहीं जी रहा हूँ। अब मैं मेरे पैसे कैसे खर्च करता हूँ, ये कौन होते हैं उस पर नजर रखने वाले? सही कह रहे हो बेटा। देखा, दादाजी भी मेरे साथ है। पिताजी आपने मुझे तो कभी अपने मनमर्जी से पैसे खर्च नहीं करने दिए। हाँ, मगर तूने भी कभी घर छोड़ना नहीं चाहा। तू तो हमेशा मेरी सुनता आया। अब ये नई जनरेशन, ये थोड़े ही अपनी सुनेंगे। सुनना ही होगा, इसके अच्छे की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ खर्च मत करो, वहां खर्च मत करो, इसमें कौन सी भलाई है? तो निकल जाओ घर से। हाँ, जा ही रहा हूँ। दादाजी आशीर्वाद दीजिए, मैं अपनी जिंदगी का नया सफर शुरू करने जा रहा हूँ। अरे बेटे, आशीर्वाद से क्या होगा? रुक जा 2 मिनट, अभी आता हूँ। ये लो, ये सब तेरे लिए है, ये सब साथ में ले जा। ये सब क्या है दादाजी? अरे भाई, जिंदगी का सफर है, इन चीजों की जरूरत पड़ेगी ही। ये मंकी कैप, ये शॉल और ये दवाई किस चीज की है? डायबिटीज की। तेरे बाप को है ना। जिंदगी का सफर शुरू कर रहे हो तो इन चीजों के बिना तो वो पूरा नहीं होगा। और ये हार्ट की है, मेरी है। तुम मेरे पोते हो ना, तुझे भी लग सकती है। और हाँ, टिक भी ले जा। ये क्या मजाक है दादाजी? मैं बूढ़ा थोड़ी हो गया हूँ। अरे कभी ना कभी तो हो ही जाएगा। अभी बहुत टाइम है। 50 साल पहले मुझे भी ऐसा ही लगता था। फिर एक दिन एक सफेद बाल दिखाई दिया। मैंने उसे उखाड़ के फेंक दिया, मानो बुढ़ापे को ही जड़ से उखाड़ा हो। फिर एक एक करके कमबख्त आते ही गए। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब बूढ़ा हो गया। तुम जब बूढ़ के पीछे देखोगे तो तुझे भी लगेगा, अरे अभी मैं कल ही बच्चा था। वैसे ही आगे जाके लगेगा, अरे मैं कल ही जवान था। जाओ, ये सब चीजें साथ में लेके जाना, तुम्हारे काम आएगी। आज भी तू इस तरह से पैसे उड़ा रहा है कि आगे चल के ये चीजें तू खरीद नहीं पाएगा। तो तेरे बुढ़ापे का ख्याल हम बूढ़ों को अभी से रखना पड़ेगा।
क्योंकि तब तक हम नहीं रहेंगे। क्यों बेटे? ना रहे तो ही बेहतर है। नहीं दादाजी, नहीं, आप मुझे बताइए मैं क्या करूं? ये तो तुम्हारा बाप ही बताएगा, तू उसका ही कसूरवार है। पापा अब इतना भी गुस्सा मत करो, मैं अपनी पूरी सैलरी आपको दे दूंगा। वो तो तू अपने पास ही रख। मेरा किया हुआ इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छी रिटर्न्स दे रहा है, और अगर तू मेरी बात माने तो तू भी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर। ये सब आप ही करो ना, मुझे क्यों इस झंझट में डाल? देखा पिताजी कितना गैर जिम्मेदार है, अपनी इन्वेस्टमेंट भी खुद नहीं करना चाहता है ये। चिल पॉप्स चिल, मैं करता हूँ। चलो तो ये सब चीजें मैं अंदर रख लूं? नहीं दद्दू नहीं, मैं आपको दूसरा सेट ला कर देता हूँ। इसे मैं अपने रूम में रखूंगा, ताकि मैं कहीं भटक गया तो ये सेट मुझे फिर से सही रास्ते पर सेट कर देगा। वाह बेटे वाह, शाबाश। अब तुम्हारे जिंदगी का असली सफर शुरू हुआ है। लोगों को अगर कहीं घूमने जाना होता है तो उसके पहले वो कई घंटों तक इसके लिए तैयारियां करते हैं, लेकिन वो अपने जीवन के सफर की तैयारी के वास्ते समय नहीं देते हैं। अगर इंसान को अपना सफर आसान बनाना है तो उसे वित्तीय प्लानिंग बनाना बेहद ही जरूरी है। जीवन की जो हमारी प्लानिंग होती है, फाइनेंशियल प्लानिंग जो हम करते हैं, वो बहुत अक्सर आदमी लोग इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो प्लानिंग करते नहीं हैं। जब रिटायरमेंट अपनी लाइफ की प्लानिंग के बारे में आती है, जो मेरे हिसाब से जो रिटायरमेंट प्लानिंग हम कहते हैं वो लाइफ का सबसे बड़ा वैकेशन है। 60 ईयर्स से लेके 80 ईयर्स तक की प्लानिंग, उसके वो सबसे बड़ी हमारी गोल है, उसकी हम प्लानिंग लास्ट मोमेंट तक नहीं करते हैं। और इससे हमने देखा है कि 8 में से 10 लोगों को बाद में ज़िंदगी में बहुत बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उन्होंने जीवन के कीमती 20 साल गंवा दिए विदाउट प्लानिंग किए हुए, तो बाद में उनको उतना ही तेज़ भागना पड़ता है और उतना ही ज़्यादा रिस्क लेना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। तो हमेशा हम निवेशक जो होते हैं उनको सबसे पहले यही राय देते हैं कि जिस दिन आप जॉब शुरू करते हैं और आप मान के चलिए आपकी सबसे बड़ी प्लानिंग है, उसी को आप जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना ही आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा होगा। भले ही आपका बाकी कोई गोल हो ना हो, लेकिन रिटायरमेंट हर आदमी को प्लानिंग करनी पड़ती है। उसी दिन से आप एक डिसाइड कीजिए कि आप रिटायरमेंट कब लेना चाहते हैं, 55 में या 60 में, और आपकी क्या एक्सपेंसेस रहेंगे उस वक्त। उसके हिसाब से अगर आज आप प्लानिंग करना शुरू करो और हर महीने चाहे 1000 रुपये हो, चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, आप उसे नियमित रूप से सेव करते जाओ। और जब जब आपकी सैलरी बढ़ती है तब आपकी वहाँ पे भी टॉपअप होनी चाहिए जो इन्वेस्टमेंट्स है, क्योंकि धीरे धीरे इन्फ्लेशन जो है वो सबसे बड़ा एक डर है हमारी महंगाई रिटायरमेंट के लिए। कई निवेशक होते हैं जिनको एकदम सेफ्टी चाहिए, तो उनके लिए पीपीएफ बहुत अच्छी चीज़ है। आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें 1.5 लाख रुपए तक की रियायत देती है, हमें टैक्स सेविंग बेनिफिट मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि वो पीपीएफ जो हम निवेश कर रहे हैं 15 साल के लिए वो हमारा लॉक इन रहता है, उसमें पैसे हमारे बिल्कुल सेफ़ हैं। और आज के डेट में गवर्नमेंट हमें 8.71% रिटर्न उस पर देती है। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। और अगर आप जॉब में हैं ऑलरेडी, तो आपके जो एम्प्लॉयर है वो भी आपकी सैलरी में से 8% या 10% आपका हर मंथ वो डिडक्ट करते हैं। ईपीएफ जिसे हम कहते हैं, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, वो तो आपका डेफिनेटली सेव हो ही रहा है। इसके अलावा अगर आपके पास लिक्विडिटी है और आपके पास महीने की सेविंग है, तो हम हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप जो भी इनकम कमा रहे हैं, 1 तारीख को आपकी सैलरी आती है, 2 तारीख को आपका 10% या 20% पैसा वहाँ से निकल के आपने जो प्लानिंग की है उसमें सेव हो जाना चाहिए। बाकी जो 80% पैसा है वो आपके बैंक अकाउंट में रहेगा और वो आपके महीने के खर्च के लिए काम आएगा। अगर आप ये नियमित रूप से कर सकते हैं तो ये धीरे धीरे इतना बड़ा कॉर्पस बन जाएगा, और आपके लिए जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, रिटायरमेंट हो या बाकी कोई और प्लान हो, तो उस वक्त आपको बहुत मदद करेगा ये। अब वक्त है शो के अंतिम ब्रेक का। ब्रेक के बाद है हमारा सवाल आपके सेगमेंट, जहां हमारी एक्सपर्ट पूनम रूंगता दर्शकों द्वारा की गई मेल्स का जवाब देंगी। आप देखते रहिए पैसा वसूल। When the Sensex is up, you find a smile on every face. I'm Deven Choksi, member of BSE since last 33 years. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. The new mobile app from BSE. Now take BSE wherever you go. BSE CDX, powered by Bolt Plus.
Everyone's moving to India's fastest growing derivatives market. Have you started trading yet? S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. The Sensex is a daily diary of the Indian dream. I'm Ramesh Damani and I have been associated with the BSE all my life. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। हमारी संवाददाता गरिमा दास हमें लेके चल रही हैं हमारी एक्सपर्ट के पास। पहला सवाल है दिल्ली के रहने वाले परविंदर सिंह से। परविंदर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। उनका पहला सवाल है कि ये पॉलिसी लेने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम एज क्या है। दूसरा सवाल है कि पति पत्नी क्या ये पॉलिसी जॉइंटली ले सकते हैं। परविंदर जी, सबसे पहले आप ये समझ लें कि टर्म कवर होता क्या है। टर्म कवर फाइनेंशियल प्लानिंग की यानी आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इनफैक्ट हम ये कहते हैं कि जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करें तो आपका सबसे पहला स्टेप है अपने लिए टर्म प्लान खरीदना। टर्म प्लान एक ऐसा बीमा कवर है जो आपको बहुत ही कम राशि के प्रीमियम से बहुत बड़ा रिस्क कवर देता है, जो आपकी फैमिली की सिक्योरिटी और उसके फ्यूचर के लाइफ गोल्स अचीव करने में आपके रहें या ना रहें, दोनों ही सिचुएशन में आपको मदद करता है और फैमिली को किसी तरह की फ्यूचर में तकलीफ़ नहीं होती है। तो ये एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी फैमिली को देने के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ज़रूरी स्टेप है जो आपको लेना है। ये आप जॉइंट कवर नहीं ले सकते। ये एक ही जो लाइफ का फैमिली का ब्रेड अर्नर है, यानी जो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों काम करते हैं तो दोनों को अपनी लाइफ पे लेना चाहिए, ताकि जो इनकम वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी फैमिली के एक्सपेंसेस के लिए और फ्यूचर के लिए, उसके लिए काम आए। तो आप जॉइंटली नहीं ले सकते, उसको सिंगल लाइफ में लेना है और उसे नॉमिनेशन देना है जो आपके बाद आपकी फैमिली का ध्यान रखेंगे। और मिनिमम एज इसे लेने के लिए 18 साल है, क्योंकि 18 से नीचे इसकी ज़रूरत नहीं है, और मैक्सिमम एज है 65। और ये कितना कवर लेना चाहिए ये डिपेंड करता है आपकी इनकम और आपकी एज के ऊपर। दूसरा सवाल है वैष्णवी गौतम से। वैष्णवी 12वीं में पढ़ती है और वे महीने में 1000 रुपये सेव करती है। उनका सवाल ये है कि 1000 रुपये वो कहाँ निवेश करें कि 5 साल बाद उनको अच्छे रिटर्न्स मिले। वैष्णवी जी, सबसे पहले मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपने इतनी छोटी उम्र में अपनी सेविंग्स को इन्वेस्ट करने की सोची है। सेविंग्स ही करना ज़रूरी नहीं है, उसे इन्वेस्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आप एडल्ट होने के बाद यानी 18 साल के बाद अपनी पर्सनल सेविंग शुरू कर सकते हैं। कोई भी तरह की सेविंग करने के लिए ज़रूरी कागजात होते हैं, जिसमें होता है एक पैन कार्ड जिसे आप 18 साल के बाद अप्लाई कर सकते हैं, और एक है आपका रेसिडेंस प्रूफ, यानी आप जहाँ रहते हैं वहाँ का कोई भी एक प्रूफ आपको दिखाना पड़ता है, और एक बैंक अकाउंट बहुत ज़रूरी है। ये तीनों कागजात आपके पास होने के बाद आप चूज़ कर सकते हैं उससे कहाँ इन्वेस्ट करना है। आपके लिए म्यूचुअल फंड के SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में सेव करना ठीक होगा। आप महीने दर महीने 1000 रुपये एक राशि नक्की करके शुरू कर सकते हैं और इसे 5 साल में अच्छा गेन प्राप्त कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड की SIP आपको एक एडवांटेज देती है कि आप इक्विटी मार्केट में महीने दर महीने छोटे अमाउंट से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी आप इसके ज़्यादा नॉलेज लेते हुए इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं और इसके फ़ायदे उठा सकते हैं। तीसरा और आखिरी सवाल है आगरा के रहने वाले 21 वर्षीय अनिल वर्मा से। अनिल एक स्पोर्ट्स टीचर है और उनका सालाना इनकम है 2.5 लाख रुपए। वो निवेश के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। अनिल कुमार जी, आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़े आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप जो आता है फाइनेंशियल प्लानिंग का इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, वो है कि आपको 3 से 4 महीने तक का आपका मंथली एक्सपेंस जो होता है उतनी राशि आपको जमा करके कैश में एट ऑल टाइम्स आपके पास रखनी पड़ेगी। आप इसे बैंक के सेविंग अकाउंट में भी रख सकते हैं। आइडिया इज़ कि एट ऑल टाइम्स आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आगे के 3 या 4 महीने के लिए आपको कभी भी किसी भी हालात में खर्चे की चिंता ना हो। और उसके बाद सेकंड स्टेप आपको जो करना है वो आपको अपनी फैमिली, क्योंकि आप स्पोर्ट्स टीचर हैं तो इंजरीज़ या इस टाइप के हालात आने के चांसेस हो सकते हैं, तो आप एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने और अपनी पूरी फैमिली के लिए लें।
क्योंकि जो बढ़ते हेल्थ केयर चार्जेस हैं उस हिसाब से फैमिली में खर्चे की प्रॉब्लम आ सकती। तो एक इंश्योरेंस प्लान खरीदें, फैमिली फ्लोटर, और उसके बाद आप अपने लिए एक इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें आप एक टर्म इंश्योरेंस ज़रूर खरीदें। ये तीनों स्टेप होने के बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें बची हुई राशि से। उसको आप सबसे पहले 80C सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स में टैक्स सेविंग के पर्पज़ से पहले शुरू करें ताकि आप टैक्स भी बचाएं। तो उसके लिए आपको एक PPF अकाउंट खोलना होगा जिसकी लिमिट 1.5 लाख रुपए तक की है। इनफैक्ट पूरे 80C की लिमिट 1.5 लाख रुपए तक की है। तो आप थोड़ा पैसा उसमें इन्वेस्ट करें, और चूंकि आपका प्राइवेट जॉब है तो आपको ग्रेजुटी और PF वगैरह अगर है तो उस हिसाब से आप अपना फ्यूचर का रिटायरमेंट प्लानिंग करें। और आप म्यूचुअल फंड का भी एक्सपोजर ले सकते हैं जिसमें आप धीरे धीरे हर महीने एक छोटी राशि से शुरू करके आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी और आपकी एज बढ़ेगी आप अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से मॉनिटर करें ताकि जो भी आपके फैमिली गोल्स हैं फ्यूचर में उसमें कभी भी कोई गैप ना आए। आजकल LPG सिलेंडर ब्लास्ट एक आम बात हो गई है। इस तरह के ब्लास्ट में जानो माल दोनों का नुकसान होता है, लेकिन सिलेंडर का इस्तेमाल करने वाले अधिकांश लोगों को ये बात मालूम नहीं कि इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए बीमा कवर गैस कंपनियों द्वारा उपलब्ध है। ब्लास्ट की स्थिति में कैसे करें क्लेम, बता रहे हमारे संवाददाता संजीत कुमार। आज के समय में लगभग सभी घरों में खाना पकाने के लिए गैस सिलेंडर का इस्तेमाल होता है। इन LPG गैस सिलेंडर की वजह से होने वाले हादसों में अगर व्यक्ति या प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचता है तो उसे 40 लाख रुपए तक के बीमा कवर के मुआवजे का प्रावधान है। सभी रजिस्टर्ड उपभोक्ता अपने रजिस्टर्ड स्थान पर सिलेंडर ब्लास्ट से होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिए बीमाकृत हैं। गैस के सिलेंडर के बारे में मुझे अभी तक, इंश्योरेंस के बारे में अभी तक पता नहीं है, और मैं गैस जहाँ से लेता हूँ वहाँ से भी मुझे बताया नहीं गया है कि गैस के इंश्योरेंस मिलता है। गैस ब्लास्ट होने से जो इंश्योरेंस मिलता है वो मुझे सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर से पता चला, बट मुझे गैस एजेंसी से नहीं पता था। गैस कंपनियों ने अपने ग्राहकों के लिए बीमा की व्यवस्था कर रखी है, मगर डीलर ग्राहकों को इसकी जानकारी नहीं देते हैं क्योंकि बीमा की पूरी किश्त डीलर को ही भरनी होती है और ग्राहकों को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ता है। स्कीम के तहत रजिस्टर्ड कस्टमर के साथ साथ रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी भी इस बीमा योजना के अंदर आती है। इन दोनों में से किसी को भी अगर LPG गैस के कारण क्षति पहुंची हो तो बीमा के जरिए पैसे मिलेंगे। इस बीमा का लाभ उठाने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, जैसे आपका गैस स्टोव, गैस सिलेंडर के साथ लगने वाले उपकरण, गैस पाइप, रेगुलेटर, चूल्हा आदि ISI मार्क वाले होने चाहिए। अपने डीलर से सालाना जांच के लिए कहें, क्योंकि अगर आपके गैस उपकरणों की जांच लंबे समय से नहीं हुई थी तो ऐसी स्थिति में भी बीमा का लाभ नहीं मिलेगा। दुर्घटना के बाद आपको अपने डीलर के पास रिपोर्ट दर्ज करवानी होती है। इसके बाद बीमा कंपनी 30 दिनों के अंदर अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करती है और तब जाकर ग्राहक को पैसे मिलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से होने वाली सहूलियत के कारण दिन ब दिन लोगों की निर्भरता इन पर बढ़ गई है, इसीलिए समय समय पर इनकी मेंटेनेंस बेहद जरूरी है। वॉशिंग मशीन आज हमारे दैनिक जीवन का एक अहम हिस्सा है, जिसके सही ढंग से रखरखाव से इसकी उम्र बढ़ सकती है। हमारी संवाददाता रत्ना नायर के साथ आइए जानते हैं वॉशिंग मशीन के संरक्षण के कुछ आसान तरीके। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण की तरह आपकी वॉशिंग मशीन की भी नियमित देखरेख बहुत जरूरी है। वॉशिंग मशीन मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, फुली ऑटोमेटिक जो सर्किट पे चलती है और सेमी ऑटोमेटिक जो टाइमर पे चलती है। फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करते वक्त फ्लोर लेवल का खासा ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ ओवरलोड होने वाले नुकसान से भी अवगत रहना अहम होता है। फुली ऑटोमेटिक मशीन का फ्लोर लेवल हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसमें नॉइज़ का प्रॉब्लम आएगा और आपका जो सस्पेंशन रॉड आता है जो ड्रम होल्ड करता है वो बेंड भी हो सकता है, जिसकी वजह से नॉइज़ का प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा उस लेवल पे आने के बाद भी। जैसा कंपनी ने प्रिस्क्राइब किया है, जैसे कि 6 kg है तो उसमें 6 kg कपड़ा ही डालना है आपको। उससे ज़्यादा डालेंगे तो उसमें आपका एक तो जो कपड़ा धुल के आता है वो बराबर क्लीन नहीं होता, और दूसरी बात ये होती है कि आपका मोटर और आपका गियर बॉक्स में लोड आ जाता है। अगर आपका जो गियर बॉक्स ख़राब होता है तो आपको 1800 से लेके 2000 रुपया तक खर्चा आ सकता है। लोग अक्सर अपनी वॉशिंग मशीन बाथरूम में रखते हैं। इससे मशीन को जंग लग सकती है और उसकी फंक्शनिंग बिगड़ सकती है। वॉशिंग मशीन के डस्ट फिल्टर को भी नियमित रूप से साफ करना बहुत जरूरी है।
कई लोग अपना वॉशिंग मशीन जो है वो बाथरूम में रखते हैं, जिसमें मॉइस्चर के कारण अपना उनका सर्किट का जो पैनल होता है उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, प्लस उसका जो बॉडी होता है पतरे का, मेटल का, वो भी ख़राब हो सकता है, और प्लस उसमें मोटर का तकलीफ़ भी आ सकता है। हर वॉशिंग मशीन में एक डस्ट फिल्टर होता है जिसे 10 से 15 दिन में क्लीन करना चाहिए। इसे आसानी से निकाला जा सकता है और नॉर्मल पानी में धो के वापस रिफिक्स किया जा सकता है। इसे अगर नियमित साफ़ नहीं किया जाए तो आपका ये जो नेट होता है वो फट जाता है, और फटने के बाद में जो उसमें कचरा होता है वो आपके बाकी कपड़ों के ऊपर आ जाता है। किसी कारणवश अगर वॉशिंग मशीन में पानी का प्रवाह कम हो जाए तो इनलेट पाइप खोल के उसके अंदर के फिल्टर को क्लीन करने से पानी का फोर्स बढ़ जाएगा। इस प्रकार सही रखरखाव से आपकी वॉशिंग मशीन बिना किसी क्षति के लंबे समय तक आपका साथ निभाएगी और आकस्मिक खर्चों से भी बचाएगी। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताएं। हमारा ईमेल आईडी है paisavasool3@gmail.com। आप हमें इस पते पर लिख भी सकते हैं। पैसा वसूल, 3rd फ्लोर, आदेश्वर आर्केड, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी ईस्ट, मुंबई 400093, इंडिया, TVC। अगले हफ्ते कुछ और जानकारियों और खबरों के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए पैसा वसूल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। Raw Media.